हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो हमने किया था कि गवर्नमेंट इंटरफेयर के हमें क्या जरूरत है। अब हम देखेंगे जो एजेंसीज हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज। ये एजेंसीज क्या काम कर रही हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। ये आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले सालों के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे लास्ट ईयर जो भी प्री बोर्ड या स्कूल हुए, तो इनमें से कहीं ना कहीं 1 मार्क का आपके पास एमसीक्यू आ रही है। फुल फॉर्म क्या है, किस एरिया में काम कर रहा है, कब स्टैब्लिश हुआ, ये सारा हम इसमें देखें। तो ये हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत डिजायर्ड काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो इनके बारे में वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास एनसीईआरटी। ये आप सारे नाम सुनते हो एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन कैसे बन सकता है एनसीईआरटी की फुल फॉर्म। अब इसमें आप फर्स्ट नेम आप ही सोचो, आप ले लेंगे, उसमें जो आपके डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे इसमें सब में इस तरह से फर्स्ट नेम होंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये 1 सितंबर 1961 को स्टैब्लिश हुआ था। ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, नेशनल बॉडी इंस्टीट्यूट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। ये जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन में जो चेंज होना चाहिए वो सारा एनसीईआरटी ऑब्जर्व करती है। इसलिए आप देखिए स्कूलों में 12th तक जो भी बुक्स लगी होती है वो एनसीईआरटी से प्रिस्क्राइब नहीं होती। तो जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन को ऑब्जर्व करने का काम जो है वो एनसीईआरटी करती है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वांटिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी, कौन से चैप्टर को चेंज करना है, कौन से आउटडेटेड हो गए, कौन से न्यू टॉपिक ऐड करने हैं, स्कूल एजुकेशन तक ये सारा काम एनसीईआरटी करती है। और ये 1 सितंबर 1961 को स्टैब्लिश हुई थी और अब ये यही स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करती है। ये जो है इसका एक बहुत एडवाइजरी रोल रहता है, मतलब एडवाइस देती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन से संबंधित कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो बनाई जा सकती है। सीबीएसई, आप लोग सब सीबीएसई से एग्जाम दे रहे हैं। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों के लिए रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता सीबीएसई का। सीबीएसई जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट करवाता है, स्टेट गवर्नमेंट का इसका कोई हाथ नहीं है। तो ये तो स्कूल एजुकेशन की बात, जिसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई दो प्रमुख हैं। आगे फिर हम कर रहे हैं हायर एजुकेशन। हायर और टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक है यूजीसी और एक है हमारे पास एआईसीटीई। ये हायर एजुकेशन के लिए हैं दोनों इंस्टीट्यूट। पहले हम यूजीसी के बारे में बात करेंगे। यूजीसी है वो 28 दिसंबर 1953 को आया था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 28 दिसंबर 1953। ये गवर्नमेंट एक एक्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट पारित किया था 1956 में, मतलब ये इंस्टीट्यूट बना। और उसके बाद इसको एक अलग इंस्टीट्यूशन की जो मान्यता है वो दी गई। 1956 में अलग एक्ट बनाया गया, उस एक्ट के अंतर्गत यूजीसी को अलग से एक इंस्टीट्यूट के रूप में मान्यता बनी। ये जो है यूजीसी क्या काम करता है, टीचिंग के जो एग्जामिनेशन होते हैं, रिसर्च होती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस का काम करता है। मतलब कॉलेज एजुकेशन में जो भी रिसर्च होना है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में उसमें क्या चेंज होना है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कौन से कोर्स रखने हैं। जैसे इसमें आप देखिए यूजीसी जो है बहुत ज़्यादा अखबारों में इस समय नाम आ रहा है,
अब ये कॉलेज में सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है, लेकिन फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम हो रहे हैं, ओपन टेक्स्ट एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ये यूजीसी ने ही इसको कहा था, हाईलाइट यूनिवर्सिटीज़ को, कि यूजीसी ने कहा था कि फाइनल ईयर के एग्जाम आपको जून में दें। तो ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन है, इसमें क्या चेंज करना है, एग्जामिनेशन कैसे होंगे, टीचिंग प्रोसेस कैसा रहेगा, कोर्स 3 साल का रहेगा, 4 साल का रहेगा, ये सारा डिटर्मिनेशन कौन करता है, वो करता है यूजीसी। दूसरा इंस्टीट्यूट है AICTE, ये भी हमारे पास नेशनल लेवल की जो इंस्टीट्यूट है, और ये भी अपना अलग से इंस्टीट्यूट है जिसको किसी को जवाब नहीं देना होता। ये हमारे टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये इंस्टीट्यूट जो है ये हमारा टेक्निकल एजुकेशन के है, और ये जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत काम करता है। इसको 1987 में डेवलप किया गया, पहले स्टैब्लिश तो बहुत पहले से 1945 से था ये, लेकिन 1987 में एक एक्ट बना, एक्ट बन के इसको अलग से इंस्टीट्यूशन की मान्यता मिली, मतलब इसको किसी को जो है जवाब नहीं देना, ये स्टेट्यूटरी जो है वो अलग से डिपार्टमेंट है। इसका काम क्या है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है या जो मैनेजमेंट एजुकेशन है उसमें कैसे प्लानिंग किया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए। कोऑर्डिनेशन का मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको किस तरह के एमबीए स्टूडेंट्स चाहिए, किस तरह के कोर्स में आपको चेंज करना है, ये जो सारा है, ये सारा काम जो करता है वो करता है AICTE, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल रिसर्च। ये हमारे 4 इंस्टीट्यूट हमने एजुकेशन सेक्टर में किया। अब हम कर रहे हैं आगे हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इंस्टीट्यूट है, और जो भी नेशनल लेवल के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से जो प्रोग्राम हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, मतलब कोई भी जो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इसी का है। या जितनी भी आपके पास डिसीज हैं, डेंगू, मलेरिया, ये सब इनका जो है, इनकी प्रिवेंशन कैसे की जाए, इनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, इनमें रिसर्च कैसे किया जाए, रिसर्च करके कैसे इन बीमारियों के रोकथाम के लिए नए मेथड्स अडॉप्ट किए जाएँ, ये सारा काम MOHWF का है। उसके बाद दूसरा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आपने बहुत सारी एड में भी देखा होगा नाम ICM। ये हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूट है, मतलब सबसे ऊपर जैसे रिजर्व बैंक एपेक्स है, ऐसे ये एपेक्स इंस्टीट्यूट है मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये जो है रिसर्च, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नॉलेज, इससे रिलेटेड जो भी मेडिकल एरिया में हेल्थ इशू हैं, मेडिकल एरियाज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, ICMR। तो ये हमारे पास हो गया गवर्नमेंट एजेंसीज। ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो हेल्थ और एजुकेशन में मेन रोल जो है, हेल्थ और एजुकेशन में जो मेन रोल कर रही है वो हमारे पास है। उसके बाद हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, एजुकेशन और हेल्थ। इस वाले चैप्टर में हमें जो फोकस करना है वो एजुकेशन है। अगला चैप्टर जब हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, हेल्थ को उसमें करेंगे। एजुकेशनल सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर हमारा काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन अभी जो आपका इस साल के सिलेबस में, साल मतलब जो आपका 2020-21 का जो एग्ज़ाम होना है उसमें आपका कुछ सिलेबस डिलीट किया गया है, क्योंकि बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं हो रही है। तो मैंने आपको टॉपिक पहले भेजे भी थे कि कौन कौन से टॉपिक कटे हैं। तो इस वाले में से हमारे पास जो टॉपिक था, ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर, ये टॉपिक आपका
इस बार सिलेबस से डिलीट हुआ है। पूरा डेटाबेस क्वेश्चन था, इसमें हमें कितने स्कूल नए खुले, कितने कॉलेज खुले, कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुले, ये सारा हमारा एक नया टॉपिक जिसमें आपको फिगर्स याद करनी थी। तो ये टॉपिक जो है हमारा डिलीट हो गया है, तो ये टॉपिक अब आपको नहीं करना है। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक आपको मिलेगा एजुकेशन सेक्टर का, जिसमें पूरा है प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर एजुकेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स या फिर आपके पास टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और इसमें फिर हमारे एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ कैसे हुई, लिटरेसी रेट हमारा कितना बढ़ा, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी बढ़ी, ये सारा हमने यहाँ करना। लेकिन अभी ये वाला आपका डिलीट हो चुका है, तो ये डेटाबेस जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें नहीं करने। तो अब जब डेटाबेस क्वेश्चंस आपको इसमें नहीं करने हैं, तो इसके सिर्फ एजुकेशन सेक्टर पूरा डिलीट नहीं हुआ है। स्पेशल क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ग्रोथ इन एजुकेशनल सेक्टर, तो जो आपने टॉपिक नहीं करना है वो टॉपिक आपका एक है कि जो ग्रोथ हुआ है वो कैसे हुआ है। तो इस ग्रोथ में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट करने के बाद हमारे पास इसके 2 क्वेश्चन बच जाते हैं। 2 क्वेश्चन वो आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, जो करना है एजुकेशन सेक्टर में, वो क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। प्रॉब्लम्स इन इंडियन एजुकेशनल सेक्टर। ग्रोथ वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर पूरा आपका डिलीट नहीं हुआ है, याद रखना। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चन करने हैं, प्रॉब्लम्स क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं। ग्रोथ नहीं करना, ये 2 क्वेश्चन करने हैं। तो इन 2 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रॉब्लम्स इन इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, इतना काम करने के बावजूद भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो है हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी रेट हमारा अब भी बहुत कम है। ग्रोथ वाला क्वेश्चन कट गया, उसमें देखिए वहाँ हमने देखा इतना ज़्यादा गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। लेकिन अगर हम देखें हमारे यहाँ अब भी इतने सारे अनपढ़ लोग हैं। अगर उन अनपढ़ लोगों की संख्या आज भी हम देखें तो वो अनपढ़ लोगों की संख्या हमारी जो इंडिपेंडेंस के समय हमारे जो टोटल पॉपुलेशन की उतने लोगों के बराबर। देखिए रेशो तो बड़ा है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 16% था, 16% था। लेकिन अब जो हमारा है वो हमारा बहुत जो बड़ा है, लिटरेसी रेट हमारा 67% तक पहुंच गया है। लेकिन जो लिटरेसी रेट है इतना बढ़ने के बाद अब हमारा जो मेल फीमेल का जो रेशो है वो हमारा बढ़ा है। लेकिन अब भी हमारे यहाँ जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, और वो लोगों की संख्या उतनी है जितनी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास होती थी। तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। जैसे आप देखिए हमारे देश में जो मेल है, मेल की जो हमारे पास रेट है वो 79% है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों में देखें, श्रीलंका में 93% है, चाइना में 97% है। तो आप इसे देख सकते हो कि हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके कंपैरिजन में भी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे पास जो है फेल होने से जो पॉइंट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हाई फेलियर्स एंड ड्रॉप आउट रेट्स। बहुत सारे बच्चे अब भी फेल होते हैं, स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, नहीं पढ़ाई लिखाई समझ आती, सही टीचिंग मेथड नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। और जो स्कूल से ड्रॉप आउट किसको कहते हैं? जो बच्चे पढ़ाई करते करते बीच में स्कूल छोड़ दें। जैसे कोई बच्चा 9th में स्कूल छोड़ दे, 11th में छोड़ दे, 4th में छोड़ दे, ड्रॉप आउट संख्या। तो जो इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे है
वो ये कहता है कि इंडिया में जो फेलियर्स है, ड्रॉप आउट की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप आउट जो है, जितने आगे आप कक्षाओं में पहुंचते जाते हो उतना जो ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे तो जो है प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अब इसमें फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है, तो एक पॉइंट में फिगर याद करते हैं, क्योंकि ड्रॉप वाला जो है हमें याद करना नहीं, दोबारा यहाँ पॉइंट्स याद नहीं, हम जो है फिगर्स याद नहीं करते। बस ये है कि प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल पर दोनों पर ही हमारे ड्रॉप आउट जो संख्या वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ इंडिया स्कूल इज पुअर, जो इंडियन स्कूल हैं। अब देखो जो वर्ल्ड के टॉप 10 इंस्टीट्यूट या टॉप 50 इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें इंडिया के किसी एक इंस्टीट्यूट का भी नंबर नहीं। तो ये तो आपकी हायर एजुकेशन में। अब उसके बाद आप यहाँ देखो इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन में ही गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में कितना फर्क है। यहाँ प्राइमरी एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रही गवर्नमेंट सेक्टर। टीचिंग एड की कमी है, टीचिंग मेथड्स डल हैं, उसके बाद आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह से बच्चे जो है स्कूल जाते ही नहीं है, स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड नहीं करता। अगली जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास है रीजनल डिफरेंस। रीजनल डिफरेंस कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो एजुकेशन में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें अगर हम देखें एजुकेशन लेवल अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस उनमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। जैसे बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये राज्य बहुत पीछे रह गए, जबकि आपके पास हिमाचल प्रदेश, केरला, ये कुछ राज्य जो हैं वो इतने आगे निकल गए। इनके लिए एडवांस ट्रेनिंग देखो, टेक्निकल ट्रेनिंग देखो, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग देखो, सब जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। तो जो रीजनल डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जेंडर वाइज इंडिया के रेफरेंस में किसी भी देश में ये वाला क्राइटेरिया आपको नहीं मिलेगा जितना इंडिया में। यहाँ अभी हमारे जो महिलाएं पुरुष हैं उनकी लिटरेसी रेट में इतना ज़्यादा फर्क है। अगर 2015 की हम लिटरेसी रेट देखें, अडल्ट लिटरेसी रेट देखें, मेल का है 81% और जो फीमेल है उनका सिर्फ 63% है। हमारे यहाँ 1947 से सिचुएशन चलती आ रही है, मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में इतना ज़्यादा फर्क है। लेकिन अगर आप दूसरे देशों में देखोगे तो दूसरे देशों में मेल और फीमेल में इतना फर्क नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की जेंडर वाइज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और उसके रीज़न यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सबको पता है। अभी जो है लोगों की जो सोच है, लड़कों को स्कूल भेजना है, लड़कियों को नहीं भेजना, खासकर जो बैकवर्ड रीजन है वहाँ ऐसी सोच है। उसके बाद हमारे जो है सेकेंडरी और जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें भी कोई हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए वोकेशनल एजुकेशन नहीं है। कोई कोर्सेज में चेंज नहीं होता है, 15-15 साल से वही कोर्सेज चल रहे हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। जबकि इस टाइम इतने सालों में जैसे जैसे समाज में चेंज आता है, एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं उनमें भी चेंज आना चाहिए। उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारी टेक्निकल एजुकेशन का इम्पैक्ट। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर, लेकिन ये क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है, बहुत ज़्यादा फैली है, इतने बीटेक करवाने वाले कॉलेज हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हुई। वही ट्रेडिशनल करिकुलम जो है ये फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर के कोर्स हैं, चाहे मैनेजमेंट के कोर्स हैं। और जब ये बच्चे आगे जब किसी इंस्टीट्यूट में किसी जॉब के लिए जाते हैं तो उनकी एजुकेशन बिल्कुल जीरो हो जाती है। टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन रतन टाटा जब रिटायर हुए थे तो उनके रिटायरमेंट के भाषण में उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि मैं इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया को इतने टेक्निकल पॉलिसीज को मान्यता देकर बर्बाद। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 बच्चे अगर आ रहे हैं, एक बच्चा वो जिसने 12th किया है और एक बच्चा वो जिसने अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से पैसा खर्च करके MBA किया है, दोनों बच्चे हमारे लिए बिल्कुल एक समान नॉलेज लेके आए।
और वो कह रहे हैं एमबीए से काम करवाना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है। रीज़न क्या है? इतने महंगे कॉलेज में एमबीए करने के बाद उसके अंदर ईगो आ गया। हमें जो चाहिए वो उसको कुछ आता नहीं है, उसको हम सिखाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर ईगो ये होता है कि मैंने तो एमबीए किया हुआ है, मुझे इतनी छोटी बेसिक बातें क्यों सिखाएं। लेकिन एक 12th पास बच्चा है, उसके अंदर तो ये रहता है कि मैंने तो भी 12th किया तो मैं तो एक नया काम सीख सकता। लेकिन वो कहते हैं कि दोनों का स्टैंडर्ड बिल्कुल एक जैसा। उनकी इस कन्वर्सेशन का मतलब क्या था कि जो एमबीए कोर्सेज करवा रहे हैं आज देश में 70% इंस्टीट्यूट जो एमबीए करवा रहे हैं, एमबीए में वो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है जो आउटडेटेड है, जो इंडस्ट्रीज के किसी काम का नहीं है। तो ये जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन में हमारे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल एजुकेशन। हमारे युवा जो है एमबीए कर जाते हैं, बीटेक कर जाते हैं, लेकिन वो जॉब जो मिलना है वो नहीं मिल पाता, तो ये सारा जो पैसा है वो सारा बेकार जाता है। तो टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल जो एजुकेशन है, उसमें टाइम टू टाइम के हिसाब से हमें कोर्सेज में चेंज करनी चाहिए। अब यही क्वेश्चन हमने इसमें हर एक पॉइंट में किया कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो कि गवर्नमेंट, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल सेक्टर। जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले गवर्नमेंट को जो है लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहिए, स्कूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जिससे हमारा लिटरेसी रेट है वो 100% होना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में हमारा चेंज आना चाहिए। इससे देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2030 तक अप्लाई हो जाएगी, उसमें क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ 11th-12th में वोकेशनल एजुकेशन और वो भी कंपल्सरी नहीं है। विकसित देशों में जितने डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ वोकेशनल एजुकेशन कंपल्सरी है। तो ये वोकेशनल एजुकेशन हमारे लिए कंपल्सरी होनी चाहिए। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या है, 6 क्लास से बच्चे के लिए वोकेशनल एजुकेशन कंपल्सरी हो जाए। वोकेशन का मतलब एक काम कोई आपको अपने हाथ से करना सिखाया जाए कि एटलीस्ट डिग्री लेने के बाद आप मार्केट में जा रहे हो, जॉब नहीं मिल रही, तो कोई हाथ का काम अगर आपको आता है तो आप कम से कम अर्निंग कर सकते। टेक्निकल एजुकेशन को प्रॉपर ढंग से प्लान करना है। इस तरह से टेक्निकल एजुकेशन को प्लान करना है कि टेक्निकल एजुकेशन के बाद जब जॉब में जाते हैं तो जो उनकी स्किल है वो सही ढंग से डेवलप हो, वो स्किल उनके काम आ जाए जॉब। उसके बाद जो अर्बन और रूरल सेक्टर में जो डिफरेंस है, जनरल एजुकेशन होनी चाहिए। स्टेट के भी कोर्सेज में इतना फ़र्क है। कई स्टेट का जो कोर्स है, जो स्टेट बोर्ड कोर्स चला रहे हैं वो बहुत इजी चला रहे हैं। ये बच्चे जब हायर एजुकेशन के लिए एक हायर इंस्टीट्यूट में जाते हैं दूसरी स्टेट में तो पॉपअप नहीं कर पाते। तो ऑल ओवर इंडिया में एक जैसे स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए। स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई, उनके सिलेबस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है ड्रॉप आउट जो है उसके लिए स्पेशल पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर मान लो किसी वजह से कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ रहा है तो 2-3 साल के बाद वो दोबारा पढ़ाई शुरू कर रहा है तो उसको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर की जो ग्रोथ है वो तो हमारे पास ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ प्रोग्राम हैं, वो प्रोग्राम के बारे में आपको यहाँ जरूर करना है। वो प्रोग्राम किस एरिया में और कैसे हैं। एक है, हम नंबराइज करेंगे। फर्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। ये 2001 में अप्लाई हुआ था। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 5वीं क्लास तक के बच्चों की। इसमें 5वें सर्व शिक्षा अभियान का जो मोटिव था वो ये था कि पहली से 5वीं क्लास तक सारे बच्चे, चाहे वो SC ST हैं, चाहे वो जनरल हैं, चाहे अर्बन सेक्टर में हैं, चाहे रूरल सेक्टर में हैं, वो ले और 100% जो है इनरोलमेंट हो। स्कूल जाने वाले उम्र के बच्चे जो हैं 100% जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएं। तो ये सर्व शिक्षा अभियान ईयर याद रखना है 2001 और एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था।
दूसरी योजना, ये सारी हिंदी में स्लोगन है, पढ़े भारत बड़े भारत। ये सारे न्यू प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं जो रिसेंटली जो है हुए हैं। पढ़े भारत बड़े भारत हिंदी में स्लोगन थी। ये 2014 में ये जो प्रोग्राम था नेशनल लेवल पे यूज किया गया। इसका मोटिव क्या था कि जो रीडिंग और राइटिंग स्किल है वो बच्चों के डेवलप हो, और जो मैथ्स हैं, जनरल मैथ्स में बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो। मतलब जनरल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया कि रीडिंग, राइटिंग और जनरल। इसमें जो है पहले की 2 योजना चल रही थी, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग एंड अर्ली मैथमेटिक्स क्लास 1 और 2 के लिए। दोनों योजनाओं को मर्ज करके योजना बनाई गई, पढ़े भारत बड़े भारत 2014। थर्ड, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स। इसका बहुत फायदा रहा है। इस वाले स्कीम के कारण वर्ल्ड बैंक से भी हमें एप्रिसिएशन मिला है। मिड डे मील ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, इसको 15 अगस्त 1995 में अप्लाई किया गया था। 1995 में ये 2408 ब्लॉक्स में अप्लाई की गई 2408, और इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट के साथ में 97-98 में इसे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो अप्लाई कर दिया गया। ये 1st से 8th क्लास के बच्चों को इन्वॉल्व करता है। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, लोकल बॉडी, ये सारी जो है इसमें लेती है। इसमें बहुत सारी जो प्लानिंग है उनको मर्ज कर दिया गया, जैसे नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, एजुकेशन गारंटी स्कीम, ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स, ये सारे जो हैं इसमें इंक्लूड। इसमें हर एक बच्चे को 450 कैलोरीज और 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक टाइम में प्राइमरी स्टेज तक प्रोवाइड करना है, और जो अपर प्राइमरी स्टेज है उसमें 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करना है। उसी हिसाब से इनका खाने का मेन्यू जो है वो फिक्स किया जाता है, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको चलाना है। और ये बहुत प्रोग्राम है जिससे स्कूलों में जो इनरोलमेंट है वो बढ़ा है। नामांकन जो संख्या है, स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या इस प्रोग्राम से बढ़ी है। उसके बाद अगला माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये हमारा 2009 में अप्लाई किया। माध्यमिक शिक्षा मतलब सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन को प्रोवाइड जो प्रमोट करने के लिए था ये। अगला प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया वो था नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। इतने प्रोग्राम ये सारे बच्चों के लिए किया गया, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम, लेकिन ये देखा गया कि जो गर्ल्स हैं वो एजुकेशन स्ट्रीम से बहुत बाहर रह रही हैं, तो ये स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, NPEGEL। ये जो है, जो लड़कियां या कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ ह्यूमन लिटरेसी रेट अभी बिल्कुल 0 के बराबर, उनको फोकस किया गया। मतलब पूरे इंडिया को फोकस नहीं किया, कुछ ऐसे एरियाज जहाँ गर्ल्स एजुकेशन रेट अभी बहुत कम है उस पर फोकस किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था ये, 2003 में इसको अप्लाई किया गया, और स्पेशल गर्ल्स एजुकेशन के लिए इसमें अलग से पैसा दिया गया। मॉडर्न स्कूल खोले गए जिसमें गर्ल्स को एजुकेशन मिल सके। पहले इसको जो है बैकवर्ड ब्लॉक्स पे अप्लाई किया गया, जो बहुत बैकवर्ड रीजन थे जहाँ बिल्कुल लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी, और धीरे धीरे इसको जो है इसमें रिजर्वेशन किया गया। SC/ST के लिए स्पेशल, खासकर वो एरिया जहाँ लिटरेसी रेट अभी 10% से कम था। अर्बन स्लैब्स में जो स्लम्स एरियाज हैं वहाँ अप्लाई किया। मतलब इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई नहीं किया गया, जो बैकवर्ड रीजन से जहाँ आपका अभी जो गर्ल्स लिटरेसी रेट का लेस देन 10% है वहाँ इसको अप्लाई किया। उसके बाद एक नया प्रोग्राम उड़ान, ये हायर एजुकेशन में गर्ल्स के एडमिशन के लिए किया गया।
प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में गर्ल्स एजुकेशन में लड़कियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हायर एजुकेशन तक जाते जाते गर्ल्स का जो संख्या है वो बहुत कम हो जाती है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स ज्वाइनिंग द IIT बहुत कम है जितना टेक्निकल एजुकेशन में होना चाहिए। सिर्फ जो है एजुकेशनल आइडियल इंस्टीट्यूट में 10 से 12% जो है वो गर्ल्स का है। तो उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए उड़ान मतलब विंग्स टू गर्ल्स, ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया। इसमें उन लड़कियों के ऊपर फोकस किया गया जो हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग में लेना चाहती हैं, IIT की तैयारी करना चाहती हैं, JEE की तैयारी करना चाहती हैं 11th-12th में पढ़ते हुए। उन लड़कियों के ऊपर फोकस किया गया जिससे जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है उसमें जो फीमेल है, जो रेशो है, उस फीमेल रेशो को आप इंक्रीज कर सको। तो ये 6 प्रोग्राम्स मैंने आपको करवाए हैं। ये 6 प्रोग्राम्स आप थोड़ा सा फोकस कर लेना कि ये किस ईयर में अप्लाई किए गए, कौन से एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ये प्राइमरी, हाई, स्टेट गवर्नमेंट के हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये आप इसको अच्छे से देख लें। तो ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बार बार बता रही, यूनिट सेकंड आपकी 22 मार्क्स की, तो इसलिए इसका हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।